वेलकम बैक सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएसए की सीरीज। थोड़ा लेट हो चुका था फॉर सम व्हाट रीजंस। तो आपका सभी का स्वागत है कोडेड विद तने पे। आज हम पढ़ने जाएंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो कि आप और आपके दोस्त हैं। ठीक है। अब टीचर ने आपको एक कोड लिखने को बोला कि भाई कुछ जो फलाना ढिमकाना कोई भी चीज़ करेगा। आपके पास आपने लिखा कोड है, आपके दोस्त ने लिखा कोड भी, दोनों के आउटपुट एग्जैक्ट सेम है। अब टीचर को ये डिसाइड करना है कि इन दो में से अच्छा कौन सा है, ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, ज़्यादा टाइम के रिस्पेक्ट में अच्छा कौन सा है, कौन कम स्पेस ले रहा है। ठीक है। तो हम ये दो पैरामीटर्स तब यूज करते हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, उसका सिंपल डेफिनेशन है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्लीट एज द साइज ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। मतलब कि आपका कुछ इनपुट होगा। ठीक है। जैसे अपन ने भी यहाँ पे देखा कि अगर आपका कोड है तो यहाँ पे कुछ आप कुछ यहाँ पे प्रोसेस कर रहे होंगे। ठीक है। आप यहाँ पे कुछ स्टोर कर रहे होंगे, है ना। फिर आप उस पर कुछ और यहाँ पे लगा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट किया, फलाना ढिमकाना कुछ भी किया। तो उस चीज में कितना टाइम लग रहा है। और जैसे जैसे आपको ये तो अपना एक टाइम होगा। ठीक है। ये तो अपना एक टाइम का टाइम होगा, T1 मान लेते हैं। अब मान लो कि इनपुट का साइज बढ़ गया या कम हो गया, है ना, तो मान लेते हैं बढ़ा है। तो बढ़ा है तो फिर मान लो कि T2 टाइम लगा। ठीक है। फिर T3 टाइम लगा अगली बार। तो ये किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, अपन इनपुट के साइज में करें ना, कि इनपुट जैसे जैसे बढ़ेगा ये उसके रिस्पेक्ट में करें। अपन तो यहाँ पे ले लेते अपन N1, एक N2 ले लिया अपन ने, और एक N3 ले लिया। ठीक है। तो इस इनपुट के रिस्पेक्ट में इतना टाइम लग रहा है हमको सॉल्व करने में, इस इनपुट पे इतना। तो क्या हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कैसा, समझ रहे हो। ये अपना इनपुट और ये अपना टाइम, इसके रिस्पेक्ट में अपने ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यही पूरे ग्राफ को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं बस। ठीक है। अगर एक छोटा छोटा बोल दूं तो देखो, अगर ऐसी लाइन जाए अगर तुम्हारा, तो वो कांस्टेंट टाइम हो जाता है। ऐसे जाने पे उसको लीनियर बोल देते हैं, ऐसे जाने पे उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। ठीक है। बात सेम ही है। ठीक है। तो अपन अभी आगे चल के देखते हैं। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए जितना मैंने समझाया। अभी आगे जाके अपन देखेंगे कि इसको कोड में कैसे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अभी इस चीज को देखते हैं। ठीक है। अब अगर आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आपके पास तीन नोटेशंस होते हैं, तीन टाइप लिखने के। एक होता है बिग ऑफ एन। मान लो अभी एन एन, अभी इसको मत ध्यान दो, अपन ये लिखने का तरीका बता दो कैसे होता है। ठीक है। बिग ऑफ एन, थीटा ऑफ एन, ठीक है, एंड ओमेगा ऑफ एन। ठीक है। ये तीन चीजें होती है। अपन इन दो का कहीं पे उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी जगह पे इसका यूज नहीं होता है। सिर्फ आएगा तो आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है कि भाई इनमें से बताओ वर्स्ट केस कौन सा होता है, बेस्ट केस कौन सा होता है, बट स्टिल अपन पढ़ेंगे। ठीक है। ज्यादातर जगह पे यही पूछे जाएगा आपसे, बिग ऑफ एन। ठीक है। तो होता क्या है, इन तीनों में फर्क बताता हूँ। अब हम जो होता है, हम हमारा टेस्ट केस, मतलब जो मतलब हमारा जो भी टेस्ट केस, जो भी कोड हुआ, तो हम जब उस कोड की देखते हैं कि भाई इसमें कितना टाइम लगेगा, तो हम वर्स्ट केस पे लिखते हैं। वर्स्ट केस माने कि भाई हम जो भी कर रहे हैं वो सबसे आखिरी तक जा रहा है, बाउंड्री, एंड बाउंड्री तक जा रहा है। ठीक है। मान लो कि भाई तुमको एक तुम्हारी मम्मी ने तुमको एक लिस्ट दी है कि भाई इसमें से सब्जी लेके आना है। ठीक है। तुम्हारे पास एक से लेके 10 तक के आइटम है। अब मम्मी ने बोल दिया कि भाई, अब तुम, हाँ, मम्मी ने बोला है कि ये सब लेके आना है, तुम्हारे पास 1 से 9 तक के सारे सब्जी ले चुके हो तुम, सब तुम्हारे पास है। अब तुम अगली दुकान पे गए, तुमको चेक करना है कि ये वाला आइटम है कि नहीं है। बट अपन ये अज्यूम करते हैं कि तुम रीडिंग करना स्टार्ट करोगे टॉप से। ठीक है। तुम स्टार्टिंग से ही रीड करोगे कुछ भी नहीं होगा। तो अब तुम स्टार्टिंग से चालू करोगे तो क्या होगा, 1 पे काउंट करोगे, 2 पे, 3 पे, टिल 9 तक आओगे, एंड देन तुम 10 पे आओगे ना। और 10 क्या है, सबसे खराब कंडीशन, क्योंकि 10 सबसे नीचे है, द लास्ट है, तो इसको अपन बोलते हैं वर्स्ट कंडीशन यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली जब भी हम एवरेज केस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो और जो खत्म हो रहा है उसके कहीं बीच में तुम्हारा जो आउटपुट है वो आने वाला है। ठीक है। सिमिलरली फिर बेस्ट केस आता है, बेस्ट केस में आता है अपना ओमेगा। ठीक है। ओमेगा क्या करता है, बेस्ट केस मतलब कि तुम पहला ही एलिमेंट ढूंढ रहे हो और वही वहीं से स्टार्ट किया है तुमने, जहाँ से स्टार्ट किया वही है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेस्ट केस। अपन वर्स्ट केस पे क्यों जाते हैं, अगर आप सब किसी ने पूछा कि भाई चलो ठीक है ये तीन अपने पास पैरामीटर्स है, बट अपन हमेशा सिर्फ बिग ओ नोटेशन ही क्यों लेते हैं। बिकॉज जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, किसी पे भी काम करते हो, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि घटिया से घटिया लेवल पे हमारा कोड खराब होने वाला है। जो बोलते हैं ना कि यूजर पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मान लो कि भाई अगर आपका एक बाउंड्री केस है कि भाई आपने स्टार्ट करा जीरो से, एंड देन आपकी लिमिट है 2622। ठीक है। मतलब मान लो ये कुछ नंबर है। ठीक है। इसके बाहर गए तो आपका वो केस बाहर, आपका कोड रन नहीं करेगा। ठीक है। तो ये आपका इनपुट का साइज हो गया मान लेते हैं अपन।
अब हम ये मान के चलेंगे कि भाई यूजर है वो 622 पे ही चलेगा, मतलब एकदम घटिया से घटिया केस पे, ठीक है, वो जीरो भी रख सकता है, ठीक है। बट हम मान के चलते हैं, भाई वही बोलते हैं ना, दुर्घटना से देरी भली, सॉरी गलत ही बोल, हाँ दुर्घटना से देरी भली। सो वही चलता है यहाँ पे। इट्स बेटर टू टेक अ प्रिकॉशन लाइक बिफोर, अरे क्या बोलते हैं, स्टिल आप समझ गए ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मेरा रूममेट ने दिमाग खराब कर दिया इस बात पे, बट स्टिल ठीक है। तो उसीलिए हम यहाँ पे वर्स्ट केस पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, वापस एक बार बोल देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे है कि हम बिग नोटेशन एक यूज करते हैं, तो बोलना कि वो वर्स्ट केस के लिए, हम वर्स्ट केस के लिए होता है। सो हम लोग को एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि खराब से खराब कंडीशन में हम किस टाइम तक जाने वाले हैं, ठीक है, ये होता है। सिमिलरली एक बार आप जाते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे, भी सारा कहीं पूछा नहीं जाता, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए था। तो इसमें क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी एन एल्गोरिथम नीड्स टू रन, ठीक है। अब अपन ने पहले क्या देखा था, अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम पे ये अपना इनपुट था और ये अपना टाइम था, ठीक है। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पे इनपुट होता है और यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड होती है। स्पेस रिक्वायर्ड इन द सेंस कि मान लो कि भाई तुम्हारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब तुमको मम्मी ने बोला कि भाई इस लिस्ट को एक और जगह पे कॉपी करो, ठीक है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम डायरेक्टली दूसरी कॉपी उठाई, कॉपी वन तुम्हें, तुम्हारी ओरिजिनल है, ये तुम्हारी कॉपी वन है, तुमने डायरेक्टली इसमें लिख दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने इसको आधा कंटेंट कॉपी वन में लिखा, आधा कंटेंट कॉपी टू में लिखा, और तुम्हारी मर्जी तुम कैसे लिख रहे हो ना। एंड देन तुमने कॉपी टू को फिर कॉपी वन में लिखा, तुम्हारी मर्जी है ये। तो कितनी स्पेस लगेगी वो, सेम कि तुम्हारा जैसे जैसे इसमें इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी स्पेस कैसे बढ़ेगी, उसको बोल देते हैं अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कई कई जगह आपको ये भी दिखेगा TC SC, तो डरना नहीं है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। आई होप आपको दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी, बिग ओ, ओमेगा, थीटा, ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे जाके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जब मैंने वहां दिखाया तो आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ TC टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कि जो जैसे जैसे अगर यहाँ पे इसको अपन देखें ग्राफ को, तो हमको क्या दिख रहा है कि जो इनपुट का साइज है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, एंड टाइम कांस्टेंट है हमारा भाई, मतलब टाइम कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज को बोलेंगे कांस्टेंट टाइम, ठीक है। बिग ऑफ वन वन से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं इसको कांस्टेंट टाइम है। इसमें क्या होता है कि भाई आपका आपका इनपुट कितना भी बढ़े, आपका टाइम वही लगेगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब हम किसी चीज को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, ठीक है। अपना मान लो कि जैसे कि अपने को दिया हुआ ये अपनी अरे है, ठीक है, अपनी अरे है, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। अभी के लिए अपन मान लेते हैं इसमें 4 एलिमेंट ही है, ठीक है। और आपने बोला कि आपको एक्सेस करना है फिर अरे का भाई ए का जीरो पार्ट, है ना, जीरो पार्ट। तो आप पूरी अरे को घूमने नहीं वाले, आप डायरेक्टली इस पे एक्सेस करोगे, ठीक है। अब मान लेते भाई अब इसमें ही 100 एलिमेंट आ गए भाई अपने पास, 100। तो अपन आए यहाँ पे और ये 100 आ गई, यहाँ अपना 100 वाला, ठीक है। अब फिर से आपको अरे का पहला एलिमेंट उठाना है, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस करोगे ना। आप पूरी, चलो मान लो कि भाई चलो अपन यहाँ पे लास्ट वाले भी उठा ले, ठीक है, मान लेते भाई पाइथन का मान लेते हैं, तो अपन सिर्फ -1 यूज करेंगे, लास्ट वाला उठा लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले पे ना जाके अपन डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस करेंगे इस पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे होता है, कॉज जो अपनी अरे होती है वो एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि सब अलग अलग लगे हुए हैं, है ना। उसमें सिर्फ कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस एड्रेस होते हैं। मान लो कि जैसे कि अपना यहाँ पर स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, तो अगला एड्रेस 104 होगा, अगला एड्रेस 108 होगा, कंटिन्यूस चलेगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इनपुट का साइज कितना भी बढ़े, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे या तो यहाँ पे 100 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इनपुट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे टाइम पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम, ठीक है। आगे जाकर देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। यहाँ पे आता है लीनियर टाइम। लीनियर टाइम का एग्जांपल कैसा हो जाएगा कि मान लो कि भाई तुमने एक इनपुट दिया, तुमको टाइम लग रहा है 1 यूनिट ऑफ टाइम, है ना। अपन यहाँ पे सेकंड से मिली सेकंड से बात नहीं करेंगे, हम सीधे यूनिट ऑफ टाइम पे बात करेंगे, क्योंकि हर कंप्यूटर हर सिस्टम का अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक यूनिट पे बात करेंगे, ठीक है। तो अपना इनपुट हो गया और ये अपना टाइम हो गया, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे एक एक इनपुट पे एक एक यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, सिमिलरली दो पे दो, तीन पे तीन, है ना, एंड देन फोर पे फोर। अगर लीनियर ही बढ़ रहा है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, स्लोप वन है ना। स्लोप कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पे पाँच छः छः भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही याद, ये सिर्फ एक माइंड में रहने, बैक ऑफ द माइंड हमको चीजें रखनी है, पूछेगा कोई नहीं आपसे, बट स्टिल हमको याद रखना है भाई लीनियर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है। ये एक डायग्राम मैंने नहीं बनाया सीरियसली, स्टिल क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होता है, जैसे मैं उसमें था कि वन पे वन था, दो पे दो था, थ्री पे थ्री था, कांस्टेंट था ना, मतलब कॉन्स्टेंटली, मतलब सॉरी लीनियरली हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा था। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक होगा, जैसे कि हमारे एन हो गया,
हमारा टाइम हो गया। तो 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 एंड ऑफ सो ऑन, ठीक है। तो चलता रहेगा तो हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा। इसका एग्जांपल आ जाएगा कि जब हम दो लूप्स एक के अंदर एक चलाते हैं, मतलब कि फॉर लूप यहाँ पे है, ठीक है, और उसके अंदर ही हमने यहाँ पे एक और फॉर लूप लगा दिया, तब जाके हमको ये चीज मिलती है क्वाड्रेटिक टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फिर सिमिलरली हमारे पास होता है लॉगरिथमिक, होता है एक्सपोनेंशियल, होता है। लॉगरिथमिक हम तब यूज करते हैं जब हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं। अगर आपको बाइनरी सर्च पता है तो ठीक है, वरना हम करते हैं क्या बाइनरी सर्च में कि हमारे पास अरे है, ठीक है, हम उसको बीच से दो टुकड़े करते हैं ताकि हम उसको सर्च कर पाए। कैसे करते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे पूरी डेप्थ में, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन फिर हम उसको और तोड़ते हैं तो लॉग एन आता है। वो कैसे आता है, क्यों आता है, किस लिए यूज करते हैं हम देख लेंगे आगे जाके। बट एक बार जिसको पता है वो बाइनरी सर्च पे इसको सोच सकता है कि इसका लॉग एन कैसे आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल टाइम यूज होता है रिकर्शन में। रिकर्शन मतलब कि एक के अंदर एक को कॉल किया जब तक आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है, तो वहां पे अपना काम आएगा बिग ऑफ एन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। अब ये चीज किसी ने मुझे बताई नहीं है, बट ये एक जनरल आउट हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारी कोड की जो लाइंस, हम इसमें ना एलओसी पे बात करेंगे। एलओसी है ना, ये वो वाली नहीं है, ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोड, ठीक है। लाइन ऑफ कोड में क्या होगा कि हम हर लाइन को जज करेंगे, ठीक है। अब जज कैसे करेंगे, मैंने क्या लिखा हुआ है कि भाई जो इनिशियलाइजेशन होता है, जहाँ पे कंडीशन चेक होती है, जहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या ऐसी चीजें होती है, या रिटर्न कंडीशंस होती है, रिटर्न स्टेटमेंट्स, प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह कुछ होता है, तो वहाँ पे हमको लगता है एक यूनिट ऑफ टाइम। फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट ऑफ टाइम ना सेकंड ना मिली सेकंड, वो मशीन मशीन पे डिपेंड करेगा। हमारा काम है सिर्फ एक यूनिट को, बेसिक यूनिट को लेके चलना, जनरलाइज करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपना ये मेन फंक्शन है पहला, यही रन होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन एक अरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया भाई, चलो उसको एक टाइम लग रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सी आउट हो रहा है। सी आउट क्या हो रहा है, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है यहाँ पे। फंक्शन में अब जाते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ से एक बार अपन देख लेते हैं कि फंक्शन सब यहाँ पे है। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, एक रिटर्न ही हो रहा है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी अपन ने वन ले लिया। अब इसका वन हो गया, तो पूरे फंक्शन का टाइम कितना हो गया, वन। सिर्फ एक ही चीज हो रही है ना इसमें, ठीक है। तो अब इसका भी लाइन का भी वन ही हो गया, मतलब प्रिंट का भी, ठीक है, वन हो गया। और रिटर्न का भी वन हो गया। अब करना क्या होता है कि आपको एक ऐसा ब्लॉक उठाना होता है जिसका सिमिलर हो, सबका सिमिलर हो, ठीक है, सिमिलर टाइम हो, मतलब इन द सेंस कि अब देखो तो अपना तीनों लाइन जो है, अपनी लाइन नंबर 10, 11 और 12 है ना, मतलब कि ये पूरा इन तीनों का सेम है टाइम, है ना। इन तीनों का टाइम सेम है, तो हम तीनों का एज अ क्या बोलते हैं, एज अ कलेक्टिव उनका लिख सकते हैं। इनका टाइम पूरा वन कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा ये, ठीक है। कांस्टेंट टाइम हो जाएगा। इसको अपन वन ना लिख के अपन ये लिखते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी अपना बिग ऑफ वन में लगा था, ठीक है। तो ये देखो अपने कांस्टेंट टाइम में हो रहा है ये पूरा। अब ये पूरा हो रहा है तो मतलब अपना ये जो ब्लॉक है, अब इसके अलावा कोई और ब्लॉक है नहीं इस फंक्शन में, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये जो पूरा 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 ब्लॉक है मेन वाला, ठीक है, ये पूरा ही बिग ऑफ वन है। बिग ऑफ वन का था अपना कांस्टेंट टाइम, ठीक है। सिमिलरली अब आपको दिखाता हूँ लीनियर में। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, ठीक है, ये तो अपना सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पे आता है मेन पे आएंगे, ठीक है। मेन पे अपन जो अपना मेन फंक्शन है, हाँ बाय द वे सी प्लस प्लस है। अगर आपको पाइथन या सी या जावा कर रहे हो तो सिमिलरली उसमें ही होता है। आपको चेक करना होता है कि आपका जो मेन फंक्शन कौन सा है जो पहले रन होगा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे जो अपना अरे है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे। तो इनिशियलाइजेशन को अपन ने दे दिया बिग ऑफ वन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, प्रिंट एलिमेंट। प्रिंट एलिमेंट क्या है, ये फंक्शन है अपना ये वाला, ओके। अपन अब फंक्शन में, ये फंक्शन में हो क्या रहा है देखते हैं। यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, ठीक है, जीरो से लेके एन माइनस वन तक चलेगा ये, ठीक है। उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, एक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, अपन ने इसको दे दिया भाई बिग ऑफ वन, ठीक है। चलो बिग ऑफ वन हुआ। अब ये कितने टाइम चलेगा, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, समझ रहे हो। ये देखो जीरो से चल रहा है यहाँ से। आई होप आपको लूप्स वगैरह के पता हो क्या होगा। ये जीरो से यहाँ पे आई जीरो से चल रहा है, कहाँ तक चलेगा, जब तक एन एन से छोटा ना हो। अब एन से छोटा कब तक होगा, जब तक ये एन के बराबर ना हो जाए। तो एन के बराबर नहीं होगा मतलब जीरो से एन माइनस वन तक चलेगा ये, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है इसका। अब ये कितनी बार चलेगा, जीरो से एन माइनस वन तक अगर हम लेके चले तो ये एन नंबर ऑफ टाइम्स रन होगा, ठीक है। तो ये जो अपना ये लाइन है, ये तो कांस्टेंट टाइप पे रन हो जाएगी। बट ये जो अपना फॉर लूप है, ये पूरा रन होगा बिग ऑफ एन में, ठीक है। कि हम जैसे जैसे एन का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ये लूप का टाइम बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे समझ आ रहा है, आपने जो बोला था द टाइम विल इंक्रीज एज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, ठीक है, यहाँ पे।
तो अब इसका बिग ऑफ एन आ गया, अब यहाँ पे बिग ऑफ वन आ गया क्योंकि अपना सी आउट है। अब अगर अपने फंक्शन में दो चीज है अपने पास, एक तो बिग ऑफ एन है और बिग ऑफ वन है, तो बड़ा कौन सा है, एन होगा या वन होगा? एन होगा डेफिनेटली। एन, मान लो कि वर्स्ट केस मतलब वन से बड़ा ही है, ठीक है, अब ये मत बोलना कि भाई एन को जीरो भी ले लेते हैं, एन को वन को नहीं, अपन एन को बड़ा ही मानेंगे, ठीक है। तो बिग ऑफ एन बड़ा है तो पूरा ये जो फंक्शन है प्रिंट एलिमेंट वाला, इसको अपन लाइक पूरा जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा टी एन होगा उसके वही लिखेंगे, ठीक है। पता है बिग ऑफ एन हो गया अपना फंक्शन, तो फंक्शन को अपन यहाँ पे देखा था हो गया बिग ऑफ एन, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे आ गया बिग ऑफ वन क्योंकि ये तो अपना रिटर्न स्टेटमेंट है। अब जो अपना मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर अपने पास अभी तीन ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, तीन ब्लॉक्स मिलेंगे। एक तो ये लाइन हो जाएगी क्योंकि इसका बिग ऑफ वन है, फिर अलग है ना थोड़ा सा, यहाँ पे बिग ऑफ वन था, बिग ऑफ एन हो गया, फिर बिग ऑफ वन हो गया, तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, वो होगा अपना मेन फंक्शन का वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो बिग ऑफ एन, समझे, ये करना है। इतना करने को नहीं आएगा बट स्टिल अगर आपको कोई पूछे तो आपको थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए मैं वो बता रहा हूँ आपको, बिकॉज बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। मेरे साथ अभी भी मेरे साथ फोर्थ ईयर में बच्चे, उनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना दिक्कत आती है। अब ये देखो क्वाड्रिक टाइम, मैंने क्या बोला था, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होगा, अब वो कैसे एंड को जाता है वो दिखाता हूँ मैं। अब मान लो कि अपना यहाँ देखो ये क्या अपना आई कहाँ से कहाँ चल रहा है, जीरो से एन माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली अपना जी कहाँ से चल रहा है, जीरो से एन माइनस वन। अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या होगा, ये जो लाइन है एक कितनी बार रन होगी, जीरो से एन माइनस वन, ठीक है। ये अपना जीरो से एन माइनस वन रन हो गया अपना। फिर तब तक क्या है, ये एन जीरो है, आई जीरो है, सॉरी, दिखा देते हैं। damn, ठीक है। तो अपन देखते हैं ये अपना हो गया, ये आई हो गया, और ये पूरा पार्ट अपना जे है, ठीक है, ये पूरा पार्ट। तो ये जब आई जीरो था, ठीक है, तो ये पूरा एक बार लूप रन होगा, ठीक है, तो जीरो मान लिया। फिर जब आई वन होगा तो फिर ये वापस से रन होगा, फिर टू होगा तो फिर रन होगा, कब तक चलेगा ये, एन माइनस वन तक। और ये कितना है? ये भी एन माइनस वन ही काउंट माने तो, जीरो से एन माइनस वन तक, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एन इंटू एन, कि ये एन टाइम्स रन हो रहा है और हर एक में एन एन आ रहे हैं, ठीक है। तो एन इंटू एन हो गया, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, और इसलिए अपन बोलते हैं इसको एन स्क्वायर, ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर, समझे। नहीं आ रहा तो एक बार खुद से करके देखना, मैंने जो आपको सिखाया था अभी लाइन बाय लाइन करके, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरी स्क्रीन होती है क्या रिमूव? नहीं, वो नहीं होती है इस बार, गुड, ठीक है। ये हो गया अपना एन स्क्वायर। लॉगरिथमिक टाइम अपन जब बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तभी। इतना मान लो कि इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे पास एक अरे होती है, ठीक है। उस अरे को हम ब्रेक करते हैं पहले तो हाफ में, फिर हम चेक कर, छोड़ो रहने दो, बहुत लंबा, ठीक है, बस चलो देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्च करते हैं, ठीक है। अब हम उसको पहले तो हमारे पास एक सॉर्टेड सॉर्टेड अरे होती है जो ऐसे जाती है असेंडिंग, यहाँ से स्मॉलेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट, ठीक है। होता क्या है कि हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि जो बीच वाला एलिमेंट है, बीच वाला एलिमेंट मतलब ये वाला भी इतना, इस साइड वाला, क्या वो अपने जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है उससे छोटा या बड़ा है, ठीक है। अब अगर छोटा हुआ तो हम इस साइड सर्च करेंगे, और अगर बड़ा हुआ तो हम इस साइड सर्च करेंगे। फिर उसको हम आधे में तोड़ेंगे, फिर हम सर्च करेंगे एंड देन वो चलेगा। तो जो हमारा जो टावर बनता है, टावर नहीं, एक टाइप से जो डायग्राम बनता है ना, उसकी हमारे पास लेंथ बनती है लॉग ऑफ एन, है ना, उसके हमारे पास बनती है हाइट लॉग ऑफ एन। तो हमको उसको एक्सेस करने में उतना टाइम लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये हमें मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिख दिया कि भाई यहाँ पे यूज कहाँ पे आता है, ठीक है। तो जो हमारा कांस्टेंट टाइम होता है वो भाई किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने में काम आता है अरे में, ठीक है। और की ऑपरेशन ये अपना सी प्लस प्लस के हिसाब से, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कि कहाँ कहाँ पे कोड के एग्जांपल आएंगे और यहाँ पे की ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम कहाँ लगता है हमको, जहाँ पे हमको किसी एरे में डायरेक्ट एक्सेस करना हो, है ना, यहाँ पे लिखा डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। बिग ऑफ एन कब यूज होता है, जिसको हम लीनियर बोलते हैं, जब बोलते हैं कि एक अरे में हम आइटरेट करते हैं, ठीक है, वन वन बाय वन चलते हैं सिंगल लूप। एन स्क्वायर का होता है जब हम नेस्टेड लूप्स में जाते हैं, मतलब दो लूप में, ठीक है, आप यहाँ हम पेयर जनरेट कर रहे हो। एन लॉग एन कहाँ हो जाता है जब हमें बाइनरी सर्च में काम होता है, ठीक है, हाफिंग द इनपुट साइज में क्या होता है, तो उसको अपन आधे में तोड़ेंगे एंड देन हम उस पर वापस चेक करेंगे समथिंग, समझ रहे हो ना। हल्का फुल्का तो इमेज थोड़ा हल्का फुल्का तो याद रखना है, ठीक है, अपन पढ़ेंगे। फिर बिग ऑफ एन स्क्वायर कहाँ पता है, रिकर्शन में फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची समझना मतलब इन द सेंस आपको
वहीं तक दिक्कत आएगी। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली फिर रिकर्शन में, है ना। ये रिकर्शन में काम आएगा अपने को। एंड लॉग इन आता है मर्ज सॉर्ट में, हम उसको सॉर्ट में आगे जाके पढ़ेंगे कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है। इसको हम बोलते हैं, हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर में, ठीक है। डिवाइड मतलब कितना, ये जो अपना लॉग इन है, ठीक है, ये डिवाइड करने का काम आएगा। सब अपने मतलब ना, यहाँ पे लॉग इन अपना बाइनरी सर्च हमने तोड़ा था, तो अपन क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे पूरा, एक एक एलिमेंट लेंगे, और जब जब उसको सॉर्ट करेंगे वापस से, जब हम उसको मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे अपने को एन लगेगा, तो एन इंटू लॉग इन हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसका फोटो वगैरह लेना हो, या लेना तो स्क्रीन शॉट ले लो, कोई नो नो वरीज। बट हाँ, ये आपको एक बैक ऑफ द माइंड, एटलीस्ट अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, तो जब तक आप डीएस अच्छा हो जाए आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको ये सब बैक ऑफ द माइंड याद होना चाहिए। और हाँ, यहीं पे खत्म होता है हमारा सब। सो थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। अगर आपको पूरी बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आई हो तो मेरे को बता देना क्या समझ में नहीं आया, का बढ़िया कर सकता हूँ मैं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। होप आप तब तक ये टाइम कॉम्प्लीटली निकालना सीख जाए, क्योंकि अगली बार मैं आपसे पूछने वाला हूँ, एंड यू नीड टू आंसर मी, ओके। थैंक यू एंड लेट्स मीट अगेन समडे।